नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास होता क्या है, नैतिकता क्या होता है, तो बस इसी को जानेंगे आज। तो नैतिकता क्या होता है? नैतिकता आपका होता है यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, और बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो मतलब ये तो फिक्स हो गया कि नैतिकता जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, नैतिकता को जन्म के बाद सीखा जाता है। ठीक है, वो भी सामाजिक परिवेश से या समाज से। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कोहलबर्ग। ठीक है, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आगे आते हैं, उनका एक स्टोरी जो है वो फेमस है। चलिए स्टोरी को जानते हैं। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था। दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वालों से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वालों ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। एक आपका है नैतिक दुविधा और एक आपका है नैतिक तर्कना। तो नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये क्या उसको दुविधा में डाल रहा है कि अगर हम चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करेंगे तो बीवी मरेगी। तो ये नैतिक दुविधा हो गया आपका। नैतिक तर्कना क्या होता है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, उसने तो एक चोरी ही है लेकिन उसने चुना एक को कि हाँ चलो भाई पुलिस पकड़ेगी ठीक है, लेकिन मैं अपने बीबी को बचाऊंगा। तो हिंज ने चोरी को चुना। तो ये हो गया नैतिक तर्कना। सही और गलत में से किसी एक को चुना, या तो आप सही को चुनिए या तो आप गलत को चुनिए। तो वो आपका हो गया नैतिक तर्कना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है, इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। एक होता है आपका पूर्व परंपरागत, एक होता है परंपरागत, एक होता है उत्तर परंपरागत। और जबकि इसमें आपका देखें तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जिसका कि एज होता है 4 से लेके 10 वर्ष तक। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। सही बात है, 4 से 10 ईयर के बीच का बच्चा जो होता है उसे तो नैतिकता का पता ही नहीं है। उसे जो बड़े कह देंगे हाँ ये काम सही है तो वो सही है, और बोलेंगे ये गलत है तो वो गलत है। तो फिर ये आपका अवस्था हो गया फर्स्ट प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या इसे आप पूर्व परंपरागत स्तर भी बोल सकते हैं। तो इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। जैसे फर्स्ट है आपका दंडिया आज्ञा पालन। दंडिया आज्ञा पालन से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चों की जो नैतिकता होती है वो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। ठीक है, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो हिंज को ये पता था उस समय कि अगर वो चोरी करता है तो पुलिस पकड़ेगी, लेकिन उसे अपनी बीवी को बचाना था तो उसने चोरी की। तो दंड आज्ञा पालन यही कहता है कि अगर हम चोरी करेंगे या हमें कोई काम करते हैं, गलत काम करते तो हमें वो सज़ा मिलेगी। तो ये आपका किस में आ जाएगा? दंडिया आज्ञा पालन में। दूसरा है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। तो इसे आप यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता भी कह सकते हैं, या इसे आप लेन देन अभिमुखता भी कह सकते हैं। मतलब जैसे को तैसा कहना है। इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा।
तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी, दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब आप जैसा करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये आपका हो गया पूर्ण परंपरागत की दूसरी उप अवस्था। दूसरा जो इसका अवस्था है वो है परंपरागत। ठीक है, जिसे आप रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं, जिसका एज होता है 10 से लेकर 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। ठीक है, इसी को आप कह सकते हैं कि इस अवस्था का बालक दूसरे व्यक्तियों के सामने में अच्छा बनने की प्रवृत्ति भी रखता है और इस अवस्था में बालक अपने परिवार, अपने समूह या अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में भी ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो आगे देखते हैं। जो फर्स्ट आपका है वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। दैट मीन्स इसमें बालक हमेशा कोई काम अच्छा करना चाहता है जिसे उसे प्रशंसा मिले। ठीक है, तो इस उपावस्था की सबसे बड़ी विशेषता होता है वो सहयोग की प्रवृत्ति होता है। ठीक है, तो इस उपावस्था में सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है और इस उपावस्था में बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा पाना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसी में कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसे आप अधिकार संरक्षण अभिमुखता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तो कानून या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है बालक। कानून और व्यवस्था उन्मुखता या आप इसे अधिकार संरक्षण अभिमुखता भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो नियम गलत भी क्यों ना हो, वो बच्चा इसमें उसको पूरा करेगा ही। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है, तो इस उपावस्था में बालकों में नैतिकता का एक ही आधार आता है। वह क्या है आपका, वह है आपका सामाजिक व्यवस्था। तो वो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, तो इस उपावस्था का बालक यह मानता है कि यदि हम समाज के बनाए नियम पर नहीं चलते हैं तो समाज में इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उसे आप उत्तर परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं, जिसका एज है 13 से ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था में कह सकते हैं यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सबसे उच्चतम अवस्था है। ठीक है, और इस अवस्था तक केवल और केवल 25% व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट व्यक्ति नहीं पहुंचते, तो 75% व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं। इस उपावस्था के बालक में प्रत्येक समाज के लोगों के प्रति हमेशा ही सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। तो इस अवस्था का बालक नैतिक विकास के लिए उस सोपान तक पहुंचता है जहां से अब वह अपनी समझ से सही को सही और गलत को गलत कहने लगता है। डिसीजन मेकिंग बालक खुद करता है। ठीक है, और इसमें बालक स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांत का अनुसरण भी करने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। एक है आपका सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता भी आप इसे कह सकते हैं, और यह उपावस्था सामाजिक नियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ठीक है, तो बालक इसमें ये समझता है कि अगर कोई नियम गलत है तो उसे हटाना चाहिए, वो भी समाज के लोगों से मिल के। ठीक है, कि ये नियम गलत है, इसके जगह पे आप दूसरा कोई नियम लाइए। ठीक है, इस उपावस्था में बालक व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के सापेक्षवाद के प्रति आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्य करता है।
इस उपावस्था में बालक समाज हित के लिए ही कार्य करता है, जिसमें सारे लोगों के प्रति सकारात्मक सोच को रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, ये सबसे लास्ट आपका है। इसमें होता है, इस सोपान में बालक की नैतिकता उतनी अधिक विकसित हो जाती है कि अब वह सारे परिवार, सारे समाज, सारे संप्रदाय और धर्म के एक रूपता पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त रहता है। तो इसमें कहा गया क्या है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए नहीं, के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, तो जैसे इसे आप दूसरे शब्दों में भी कहते हैं कि नैतिक विकास की यह उपावस्था उस घटकों पर ज़्यादा जोर देता है जो सारे समाज में लगभग एक जैसे प्रतिमान होते हैं। जैसे आपका ईमानदारी हो गया, सारे धर्म समाज में कैसे क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और जैसे झूठ बोलना, सच बोलना, ठीक है, तो ये सब, चोरी मत करना, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, तो सार्वभौमिकता में आपके आ जाएंगे। तो सार्वभौमिक अवस्था में बच्चों में इतनी नैतिकता विकसित हो जाती है कि बच्चे स्वयं से विचार करने लगते हैं, साथ ही साथ सारे समाज और संस्कृति को एक समान प्रतिमान के हिसाब से देखने लगते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे आपका है अस्तर। अस्तर मीन्स क्या होता है, तो अस्तर आपका हो जाएगा अवस्था, और फिर सोपान जो होता है वो होता है आपका उपावस्था। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे आपसे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।